जय हिंद। देखिए बेटा, आज हमारी क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th की साइंस में जो हमारा बकाया चैप्टर रह गया उसे आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर कौन सा है बाबू? 3। यहाँ पर 3 चैप्टर का नाम आप सब बच्चों को पता है क्या है बेटा? धातु और अधातु। धातु और अधातु वाले चैप्टर में यहाँ पर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। उन टॉपिक्स पर आज की बेटा जो लेक्चर है उन टॉपिक्स पर पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं इस पार्ट नंबर 4 में। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है बेटा। देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो कहां से है बेटा जी? तो वो है खनिज से। समझेंगे खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इनका सांद्रण कैसे किया जाता है, सारे टॉपिक्स पर डिटेल डिस्कस करते हैं। तो बने रहेंगे सभी स्टूडेंट, देखे रहेंगे बेटा शांति से, सामने नजर सामने होनी चाहिए माय डियर। और क्लास को सभी बच्चे शेयर कर देंगे, इस सेशन को बेटा अपने दोस्तों से, भाइयों से और जो आपके साथी लोग हैं उनसे बेटा शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर देखते हैं बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? तो अभी अभी हमने जस्ट बताया बेटा खनिज। खनिज को समझेंगे। यहाँ पर सामने दिख रहा है कि खनिज किसे कहते हैं, देखेंगे बेटा खनिज। ओके, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सिंपली खनिज पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। एकदम सिंपल बात बेटा, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक जो होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इनमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। सीधी सी बात है माय डियर कि जब पृथ्वी के भूपर्पटी में इनको निकाला जाएगा, वहां से खोद कर उनकी गड़ाई कर खुदाई करके, जो खुदाई जुताई वगैरह करके, तो उसमें अशुद्धियां तो पाई जाएंगी। और इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं माय डियर? तो गैंग कहते हैं। आगे हम समझाएंगे इन अशुद्धियों को। ओके, तो समझ गए होंगे इतनी बात। क्या बोले हम? पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? तो खनिज कहलाते हैं। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गए बेटा? यहाँ पर जैसे समझ लेते हैं, जैसे देखिए सबसे पहला यहाँ पर समझते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, ओके, धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में क्या क्या पाए जाएंगे बेटा? धात्विक खनिज में तो याद रखेंगे आप, धात्विक खनिज की बात करता है तो सोना, चांदी और बेटा स्टील, तांबा आदि। ओके, अब उसके बाद में ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 अधात्विक खनिज। तो समझेंगे बेटा अधात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? अधात्विक खनिज याद रखेंगे बेटा। अधात्विक खनिज कौन कौन होते हैं? तो देखेंगे, जैसे मैं अधात्विक खनिज में आपको बताऊं, अभ्रक। अभ्रक होता है बेटा एक अधात्विक खनिज होता है, इसे आप याद रखना, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा मैं साफ लिख दूं इसे बेटा, अभ्रक। दूसरा बेटा यहाँ पर नमक। नमक भी एक बेटा याद रखेंगे अधात्विक खनिज होता है। और नमक के बाद अभ्रक, नमक, जिप्सम। जिप्सम ये भी बेटा एक अधात्विक खनिज है आदि। इन पॉइंट्स को आप याद रखोगे। नंबर 3 में बेटा कौन सा आ जाता है? अधात्विक खनिज के बाद ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज तो याद रखेंगे माय डियर, ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं? तो ऊर्जा खनिज सबसे पहले जैसे मैं आपसे बोलूं कोयला। दूसरा बेटा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है, आदि। कोई दिक्कत यहां तक बताइए सब बच्चे? तो इतनी बात समझ गए खनिज किसे कहते हैं। खनिज के एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से हो गए? तो बेटा धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में कौन कौन आ जाता है माय डियर? तो सोना, चांदी, तांबा आदि। अधात्विक खनिज में कौन है? तो बेटा अभ्रक, नमक, जिप्सम आदि। और यहाँ पर समझेंगे ऊर्जा खनिज में कौन कौन आ जाते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम जैसे जो खनिज होते हैं वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? तो अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको एक लाइन बता दूं, वे खनिज
बेटा एक बात आप सुन लीजिए, अयस्क जो होते हैं वो खनिज ही होते हैं, लेकिन ऐसे खनिज जिनको आसानी से और कम खर्चे के साथ प्राप्त किया जाता हो वे सभी अयस्क कहलाते हैं। वहां पर लिख देंगे वे खनिज जिनको कम खर्च और आसानी से प्राप्त किया जाता हो किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। एक लाइन आप माइंड में याद रखेंगे बेटा, यहां पर बिठा लेंगे। देखिए लिखा हुआ है जिस खनिज से अशुद्धि को कम खर्च और आसानी से दूर कर लिया जाता है वे सभी अयस्क कहलाते हैं। अब एक बात और यहां पर एक नोट पॉइंट में आप नोट करके रख लेंगे कि जो बेटा सभी अयस्क होते हैं वो सब खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को आप माइंड में बिठा लेंगे। क्या बोले तो बेटा सभी अयस्क सभी खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। समझ गए इतनी सी बात? बेटा याद रखना कि सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिए कि जो अयस्क हैं माय डियर, अयस्क को खनिज से ही प्राप्त किया जा रहा है। अयस्क को कहां से प्राप्त किया जा रहा है? तो खनिज से। खनिज से ही अयस्क को प्राप्त किया जा रहा है। तो याद रखना जो सभी अयस्क होंगे वो सब क्या होंगे? खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट आप याद करके रखना कि सभी अयस्क खनिज तो होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए। इतनी बात समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइड अयस्क हो गया, हेमेटाइट अयस्क हो गया, एल्युमिनियम के अयस्क होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको हम समझाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं बेटा यहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होगा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। एकदम सिंपल लाइन, एकदम सिंपल डेफिनेशन, आप आराम से याद रख सकते हैं। क्या बोले बेटा? तो धातुओं की निष्कर्षण की परिभाषा क्या है? अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे हम नेक्स्ट समझते हैं बेटा क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण कितने प्रकार से किया जाता है। क्रियाशीलता के आधार पर तो यहाँ पर 3 प्रकार से धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 1 निम्न क्रियाशीलता धातुओं, निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण और अधिक या उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो 3 प्रकार से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। सबसे पहला निम्न अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, दूसरा मध्यम अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा अधिक या उच्च अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए नेक्स्ट है बेटा हमारा अयस्क का सांद्रण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अयस्क का सांद्रण। यहां से समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से कि अयस्क का सांद्रण क्या है और अयस्क का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। तो एक लाइन लिखी हुई है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि धूल मिट्टी के कणों को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। एकदम सिंपल लाइन बेटा। क्या बोले? तो याद रखना अयस्क में उपस्थित धूल मिट्टी के कण को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। एकदम सिंपल लाइन परिभाषा। एक बात और बेटा, ये जो धूल मिट्टी के कण हैं अयस्क में उपस्थित यही कहलाते हैं गैंग। गैंग या अधात्री, कोई गैंग अलग से शब्द नहीं है। गैंग या अधात्री बेटा बात एक ही है। इसे आप याद रखना कि गैंग या अधात्री जो धूल मिट्टी के कण होते हैं अयस्क पर चिपके हुए वही गैंग या अधात्री कहलाते हैं। लिखा हुआ एक लाइन अयस्क में उपस्थित अशुद्धि
जैसे धूल मिट्टी के कण गैंग या अधात्री कहलाते हैं। एकदम सिंपल, आराम से समझ गए होंगे। तो गैंग या अधात्री किसे कहते हैं, साथ साथ बेटा नोट करते जाएंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और आप समझते जाएं सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर बेटा क्या, निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब पहला जो पॉइंट है वो है निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कैसे किया जाता है निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, तो समझेंगे बेटा। यहाँ पर निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण लिखा हुआ है, सक्रियता श्रेणी में ये धातुएं सबसे नीचे पाई जाती हैं। निम्न धातुएं मैंने आपको बताया था सक्रियता श्रेणी कराते समय कि जो सबसे नीचे पाई जाने वाली जो धातुएं हैं वो निम्न अक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो उन्हीं का हम निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे देखेंगे सामने। सक्रियता श्रेणी में ये धातुएं सबसे नीचे पाई जाती हैं, जिससे ये धातुएं निम्न अक्रियाशील धातुएं होती हैं। इनके अयस्क को आसानी से इनके अयस्क से आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत बेटा, निम्न अक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ये धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं, जिसके कारण इन्हें निम्न अक्रियाशील धातुएं कहते हैं और इनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है, जिसे पुनः उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। क्या बोले बेटा, सबसे पहला अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है, जिसे पुनः उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। उदाहरण जैसे यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जब शनिवार अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है, जिसे पुनः गर्म करते हैं तो मरकरी शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ओके, इतनी बात याद आ गई आपको, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर क्या बोले, जब शनिवार अयस्क होता है, इस शनिवार अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है, जिसे पुनः गर्म करते हैं ना तो बेटा मरकरी शुद्ध धातु प्राप्त होती है, जो कि मरकरी है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको कराऊंगा आप समझेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है HgS, क्या है बेटा, शनिवार अयस्क है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगा 2HgO, यानी कि धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। और यहां पर जो बच जाएगा बेटा वो क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन मतलब SO2। रिएक्शन आप देख रहे हैं संतुलित है या नहीं है, और यदि नहीं है तो रिएक्शन को संतुलित कर दीजिए बेटा। यहाँ पर Hg के 2 हैं तो Hg के यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर 2 हो गए, सल्फर के 2 तो यहाँ पर भी 2 हो गए सल्फर के। ओके, 2 दूनी 4 और 2 और बेटा 2 तो 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 दूनी 6। रिएक्शन एकदम संतुलित हो चुकी है, आप देखेंगे। फिर इसमें कह रहा है कि ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है, जिसे पुनः गर्म करते हैं, यानी कि ये जो HgO है इसे पुनः गर्म करेंगे और पुनः गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। ओके, इसे पुनः गर्म करेंगे किसे, तो 2HgO को, तो 2HgO, और इसे किया बेटवा हमने गर्म। गर्म का याद रखोगे, डेल्टा का चिन्ह होता है, ठीक है। और यहाँ से प्राप्त हो जाएगी हमें शुद्ध धातु, जो कि क्या है आपका पारा, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये हमें पारा प्राप्त हो गया। पारा यानी कि शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। आराम से समझ गए होंगे कि शुद्ध धातु को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो किस निम्न क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण से। ठीक है, तो निम्न क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण द्वारा शुद्ध धातु को इस प्रकार प्राप्त करते हैं। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं बेटा आप इससे आगे नेक्स्ट क्लास में एकदम स्मार्ट तरीके से। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे नेक्स्ट आएंगे इससे भी बढ़िया तरीके से, और आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आगे नेक्स्ट आएगा हमारा कौन सा टॉपिक, तो इसके बाद है बेटा मध्यम अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इतना आप समझ गए होंगे, इसे आप रिवाइज कर लेंगे वीडियोस को, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर पूछेंगे। कोई डाउट हो तो निसंकोच आप डिस्कस करेंगे, मैं आपको उसका डाउट जो भी कंफ्यूजन होगा उसे आपको फुल डिटेल डिस्कस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और बेटा इससे भी बेहतरीन क्लास लेते आऊँगा, और आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि वीडियो को बेटा लाइक भी करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।